जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज ब्रीडिंग पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मर न्यू हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको समझने की ज़रूरत है। और अमूमी तौर पे होता है ये कि फार्म पे जो मौजूद डॉक्टर्स हैं समटाइम्स चूँकि वो फ्रेश हैं, वो इस चीज़ को पूरी तरह समझते नहीं हैं, और जो समझते भी हैं उनकी बात फार्मर मानने को तैयार नहीं है। तो ये बात मैं आपसे करना चाहूँगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह आप नुकसान की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि मामलात एक टाइम आता आपके हाथ से निकल जाते हैं। याद रखिएगा कि वो लोग जिनका डेयरी सेक्टर ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड एंड बटर से मुराद कि जो अपना रोज़मर्रा का डेयरी से ही अपने घर के अखराजात और बाकी के मामलात पूरे कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो बंदे जिनके और कई सारे कारोबार हैं, वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो अपने फार्म को प्रॉफिट में लाते लाते उनकी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे वो ये फ़ैसला करते हैं कि क्यों ना इस फार्म को छोड़ ही दिया जाए, इसमें पैसे डालने से बेहतर है कि इस काम से हम माफ़ी मांग लें। जी हाँ, मैं आज आपको ब्रीडिंग के हवाले से 2-3 बातें बताऊँगा। अमूमी तौर पे फार्म्स का ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास जानवर प्रेग्नेंट नहीं होते। आपने अक्सर सुना होगा, तकरीबन 2 फार्म मैं अब तक देख चुका हूँ जी, 2। मैं किसी फार्म का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, ना ही हम किसी फार्म के बारे में आपको बताएंगे। बस आपको सिर्फ जो कहानी है वो सुनाएंगे, और उस कहानी में छुपा जो सबक है वो हमने आपको देना है, ताकि हमारे फार्मर जो हैं वो एक दूसरे से सीख भी लें और यहाँ पे किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सिखाना है, हमारा मकसद सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, हमारा मकसद कभी भी किसी की दिल आज़ारी बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी। एक ज़माना आएगा, एक टाइम आएगा इंशाअल्लाह, आज से कुछ सालों बाद, जब फार्मर इकट्ठे हो जाएंगे और आपस में एक अपने मसाइल जो हैं एक दूसरे से शेयर करेंगे। आज अभी इस वक्त जो मैंने महसूस किया है कि फार्मर अपने मसाइल छुपाता है और वो घबराता है, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि किसी का नाम ना लिया जाए, किसी का जिक्र ना किया जाए। 2 फार्म्स पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ गर्मियों के मौसम में। कब गया, कैसे गया, इसको छोड़ दें आप। वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जानवरों के अंदर प्रेगनेंसी बहुत थोड़ी है। अच्छा, अब उन फार्म्स पे पहले भी कई सारे डॉक्टर्स को बुलाया जाता रहा कि यार ये देखें हमारे जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। तो डेफिनेटली जो कोई साहब भी वहाँ पे आते थे, कोई अल्ट्रासाउंड भी करते थे, कुछ फीडिंग के अंदर तब्दीलियाँ भी की जाती थी, और जिस तरह से भी गाइडेंस, हर बंदे अपनी गाइडेंस देते गए। अच्छा, जब पूरी हिस्ट्री मैंने फार्मर से ली कि मुझे ये बताएं कि आपने डेयरी फार्म कब शुरू किया और कब आपके जानवर आए, कितने प्रेग्नेंट हुए, कितने प्रेग्नेंट नहीं हुए, आपकी ब्रीडिंग पॉलिसी क्या थी, ये मुझे बताएं ताकि मैं समझ सकूं कि आपका प्रॉब्लम किस साइड पे है। अच्छा, ये जो दोनों फार्मर थे, इन्होंने जानवर इंपोर्ट किए थे 2021 में। 2021 में ये जो शिपमेंट आई थी मार्च के महीने में, उस शिपमेंट में इन लोगों ने जानवर लिए। कुछ ने हैप्पी कैटल से लिए थे, कुछ ने प्रो फार्म से लिए थे। अब आपको पता है कि जब मार्च में जानवर आपके पास आए, उन्होंने बच्चा दिया, कुछ अप्रैल में आ गए, कुछ मई में, कुछ जून में, कुछ जुलाई में। 4 महीने या 5 महीने आपके जानवर जो है उनका काबिंग चलती है। और गर्मी के मौसम में हमारे पास यहाँ पे अमूमी तौर पे लोग जो है वो ब्रीडिंग नहीं करते, और जैसे ही गर्मी का मौसम चले जाता है, अक्टूबर के मौसम में ज़्यादातर लोग जो है वो ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। अब इन फार्मर्स ने अक्टूबर में ब्रीडिंग शुरू कर दी, दोनों ने ब्रीडिंग शुरू कर दी और एग्रेसिवली शुरू कर दी, बेबहा शुरू कर दी। सीमन रखी जा रहे हैं तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़। अब हुआ क्या कि ब्रीडिंग सीज़न गुजर जाता है। हम ब्रीडिंग सीज़न किसको बोलते हैं? हम ब्रीडिंग सीज़न कहते हैं जनाब के आप कह लें नवंबर से लेके मिड अप्रैल तक हम कहते हैं जी कि आपका ब्रीडिंग सीज़न है। ठीक है जी। इस दौरानिए में आपके जो जानवर हैं ये आपके मैक्सिमम कोशिश करें कि 80% से ऊपर आप कोशिश करें, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जानवरों को गबन कर लें। अमूमी तौर पे 85 से 90% जानवर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर आप 80% से नीचे चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। अब आपके जानवरों का सुआ लंबा हो जाएगा और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बदकिस्मती से ये जो दोनों फार्मर हैं ये इस टारगेट को पूरा नहीं कर सके। 80% से काफ़ी नीचे इनके पास जो जानवर थे वो प्रेग्नेंट थे,
एक सेटअप में कोई 60% गबन हुए, एक में शायद कोई 65% गबन हुए, बाकी के जानवर जो थे वो खाली थे। जब मैंने उनको विजिट किया तब भी उनके पास को 30% के करीब जानवर ऐसे खड़े थे जो 2021 के आए हुए थे और आज 2022 में 8वां महीना चल रहा है, अभी भी उनके पास वो प्रेग्नेंट नहीं हो सके। जब पूरा उनका पूछा गया, ये जो फार्मर थे ये वंडा भी अपना बना रहे हैं, ठीक है जी, वनडे में पूरी तसल्ली करते हैं, इनको हर चीज़ का पता है, ठीक है जी, इनके पास माशाल्लाह अच्छी टीम भी मौजूद हैं। अच्छा, मसला हुआ तो मसला हुआ किधर, ये मैं ज़रा बात जो करने जा रहा हूँ इसको समझिएगा। यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आपने चीज़ों को कैसे देखना है। यहाँ पे गलती ये हुई कि यहाँ पे सेक्स सीमन का ही इस्तेमाल किया जाता रहा, सिर्फ सेक्स सीमन, सिर्फ सेक्स सीमन, सिर्फ सेक्स सीमन। एक जानवर को 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 डोजेज भी सेक्स सीमन की लगा दी गई। एट द एंड ऑफ द डे जानवर जो थे वो पूरे गब्बन नहीं हो सके। अच्छा, जब डॉक्टर्स हमारे कहते हैं फार्मर्स को, या मेरे जैसा बंदा जब फार्मर को कहता है कि यार आप सेक्स सीमन ना लगाओ, आप नॉर्मल सीमन लगाओ, तो फार्मर कहता है कि यार जैसे ये जिस सेटअप में बैठा हूँ इसी की बात कर लेते हैं। इनके 20 जानवर थे और 20 में से 7 बच्चियाँ आई, ठीक है जी। 7 में से भी एक बच्ची जो थी वो पैदाइशी तौर पे जैसे ही उसको निकाला तो वो मरी हुई थी, पीछे 6 रह गई। तो ये बड़ा परेशान थे फार्मर के, यार हमने कारोबार किया है, 20 जानवर लेकर आए हैं, वो बच्चियाँ हमारे हिस्से में 6 आई हैं, कल को इनको फिर नॉर्मल सीमन रख देते हैं और ये फिर बच्चे आने शुरू हो जाएंगे तो हम तो ग्रो ही नहीं करेंगे, क्या बनेगा। तो हमने सेक्स सीमन ही रखना है। तो मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 सेटअप हैं इनकी मिसाल हमारे सामने है। अब इनकी इकोनॉमिक्स को जब मैंने स्टडी किया कि इस वक्त जानवरों का दूध क्या चल रहा है, फार्म के अखराजात क्या चल रहे हैं, फीडिंग एक्सपेंस क्या चल रहे हैं, जब कैलकुलेशन मैंने की तो इस वक्त इन फार्म्स पे 1 लीटर दूध पैदा करने में कमोबेश 200 रुपया लग रहा है। 1 लीटर दूध पैदा करने में कमोबेश 200 रुपया लग रहा है। अब ये देखें ना जी, आप कितने में दूध बेच लेंगे, आप 100 रुपये में बेच लेंगे, ऊपर का 100 आपका जेब से पड़ रहा है। और अगले कितने महीने तक ये जो ऊपर के पैसे हैं आप डालते रहेंगे, कितने सूए पड़ेंगे, कब जाके ये बात क्लियर होगी, कब आप प्रॉफिट में आएंगे, एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। हाँ, कोई गरीब बंदा हो जो जेब से पैसे ना डाल सकता हो वो तो कब का छोड़ जाए। तो एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बड़े ही मुअद्दबाना तरीके से ये बता रहा हूँ कि यार ये जो आप लोगों के जहन में बात बैठी ना कि सेक्स सीमन बच्चियाँ हलाल हला, भाई इसको छोड़ दें, जहन से निकाल दें। देखें जरा बात को गौर से सुनिएगा, एक पॉइंट आपका है, एक पॉइंट मेरा है। आपका पॉइंट ये है कि पूरा साल जानवर जो है वो अपने पेट में बच्चा संभाले और बाद में बच्चा निकाल के आपके हाथ में करते, फ़ायदा क्या, ये आपका पॉइंट है। मेरा पॉइंट क्या, मेरा पॉइंट ये सर कि एक जानवर जो है फार्म पे उसकी जो एवरेज एज है वो 4 से 5 साल है। मतलब उस जानवर की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके पास 3 से 5 महीने का प्रेग्नेंट होकर आपके फार्म पे आ जाता है, उसकी एवरेज एज मैं बता रहा हूँ ये 4 साल ही निकलेगी। आप ज़रा फार्म्स पे डाटा चेक कर लीजिएगा। अब ये डिपेंड करता है आप पे भाईजान कि आपने इन 4 सालों में उस जानवर से 3 सूए लेने हैं या आपने उससे 2 सूए लेने हैं। अच्छा, अगर आप नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल करते हो तो आपके जानवरों में प्रेगनेंसी की रेशो बेहतर हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन भाई दूध भी तो आएगा ना जी। अब मिसाल के तौर पे एक जानवर है जो आपको 3 सूए देता है, वो जानवर इंशाल्लाह 3 सूओं में आपको 25,000 से लेके 30,000 लीटर तक दूध देता है। अगर आप सेक्स सीमन के चक्रों में पड़ जाएं, आप 3 की बजाय आपके सूए 2.5 बन जाएं, आधा सूआ ज़ाया हो जाए, तो आपने सीधा 5 से 6,000 लीटर जो दूध है वो उसके पैसे गए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास 50 जानवर हैं और आप 2.5 सूए एक तरफ कर लें, 3 सूए एक तरफ कर लें, तो कम अज़ कम आपने 25 सूए ज़ाया कर दिए जो आपके फार्म पे पड़ सकते थे। तो भाइयों, मेरा पॉइंट ये है कि देखें, बच्चियाँ सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तब तक अच्छी लगेंगी जब तक दूध के पैसे आएंगे और आप उन दूध के पैसों से अपने जानवरों के अखराजात पूरे कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है दूध के पैसे से, कि मिसाल के तौर पे 50,000 का दूध मैं सेल कर रहा हूँ,
मेरे फार्म के अखराजात 1 लाख रुपये हैं, तो क्या मुझे ये बच्चियाँ अच्छी लगेंगी? क्या मैं जेब से उसी तरह इन बच्चों को खिला सकूँगा जो मैं प्रॉफिट की सूरत में खिला सकता हूँ? मेरे जानवर कंप्रोमाइज़ होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए भाईजान मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, मैंने कई सारे सेटअप्स पे बात की है जो हमारे बड़े सेटअप्स हैं। जैसे आप बात कर लें जेके डेयरी पे मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, और भी बड़े सेटअप से बात हुई। डॉक्टर मोहसिन साहब सूडान से आए थे, वो भी बता रहे थे कि इन सेटअप्स में वो सेक्स सीमन का इस्तेमाल करते हैं बच्चियों के अंदर। जो आपकी गायें हैं उनको नॉर्मल सीमन लगाते हैं। अच्छा, अगर फ़िलहाल आपका बहुत ही शौक़ है आपको कि नहीं यार हमने कुछ ना कुछ अटैम्प्ट तो करनी है, तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि भाइयों दिसंबर की 31 तक आप अपने सेक्स सीमन का शौक़ पूरा कर लें। जनवरी, फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल इन महीनों में नॉर्मल सीमन पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि आपका जो टारगेट है कि आपने 85 से 90% जानवर प्रेग्नेंट करने हैं, वो आपका टारगेट पूरा हो जाए। अगर वो टारगेट पूरा होगा तो आगे आपके जानवर दूध भी देंगे, आपके पास दूध के पैसे होंगे, उन दूध के पैसों से आप अपने अखराजात पूरे कर लेंगे। अगर आपका दूध ही नहीं है और आप सेक्स सीमन पे बेबहा सीमन पे खर्चा भी कर रहे हो, जानवरों का सुआ भी लंबा हो गया, एवरेज गिर के, अब देखा ना जी, अमेरिकन गायें और आपकी 12-13 लीटर की एवरेज हो या 14 की एवरेज हो, तो आप हिसाब लगा लें कि आप कैसे अखराजात पूरे कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। आजकल तो चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई इस चीज़ को ज़रा गौर से बैठ के समझें, इसको प्रॉपरली प्लान करें। और एक दरख्वास्त मेरी और है कि कोशिश करें कि अक्टूबर के महीने को ब्रीडिंग से स्किप कर दें। अक्टूबर के महीने में जानवरों को टीका मत रखवाएं। उसकी वजह यह है कि जो जानवर अक्टूबर में आप जिसको सीमन रखते हो, जो अक्टूबर में प्रेग्नेंट हो जाता है, वो आगे जाके आपको जुलाई के महीने में बच्चा देगा। अब वो जानवर जो जुलाई के महीने में बच्चा देता है उसको कई सारे मसाइल होते हैं। ना तो वो जानवर दूध पूरा दे सकता है, जानवर को बच्चे की पैदाइश के मुश्किलात का सामना रहता है, एबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, स्टिल बर्थ के चांसेस, मतलब कि बच्चा पैदा हुआ मरा हुआ पैदा हुआ, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चों का वेट गेन कम होता है, छोटे वेट के बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, बच्चों में डायरिया और दूसरे मैनेजमेंट के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम जुलाई का महीना निकाल दें। अगस्त की 15 के बाद सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाती है। तो भाइयों मेरी दरख्वास्त ये है कि एक तो अक्टूबर को ब्रीडिंग से स्किप कर दें। दूसरे नंबर पे अब आप लोगों का सीज़न आने वाला है भाई, 31 दिसंबर इज़ दी लास्ट डेडलाइन। इसके बाद सेक्स सीमन यूज़ नहीं करना। अच्छा, एक और बात सुन लें, अगर मेरा ज़ाती डेयरी फार्म हो, मेरे ज़ाती जानवर हों, थोड़ा बात गौर से सुनिएगा, अगर मेरा ज़ाती डेयरी फार्म हो और मेरे ज़ाती जानवर हों, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इंसान अपनी ज़ात के लिए कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। इंसान दूसरों के लिए तो खुद गर्ज हो सकता है, सेल्फिश हो सकता है, लेकिन इंसान अपनी ज़ात में बड़ा मुखलिस होता है। अपने ऊपर कभी भी ज़्यादती नहीं होने देता, अपने ऊपर कभी भी ऐसा डिसीजन इम्पोज नहीं करता जिससे वो नुकसान या घाटे में जाए। तो भाइयों अगर ये मेरा ज़ाती डेयरी फार्म हो और मेरे पास जानवर हों, तो मैं तय कर लूँगा कि मैंने इन जानवरों को रखना ही नॉर्मल सीमन है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि इन जानवरों से ज़्यादा सूए लिए जाएँ, ज़्यादा बच्चियाँ। अच्छी बात है, जब ज़्यादा सूए हो जाएंगे बच्चियाँ खुद ही बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चियाँ लेने के चक्कर में सेक्स सीमन का बेदरेग इस्तेमाल करते गए तो मेरे प्यारे भाइयों सूवे कम हो जाएंगे, दूध कम हो जाएगा, स्यापा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अब ये आपका ज़ाती फैसला है। तो इस चीज़ को ज़रा बैठें, सोचें, कैलकुलेशन करें। नंबर 2, अब वो लोग जिन्होंने अब ब्रीडिंग करनी है, आपकी इंपोर्ट है, मिसाल के तौर पे 2022 में जानवर आए, जैसे ये भी 2022 के अंदर थे, इन्होंने बच्चा दे दिया। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और साथ में एक सेकंड बैच जो है एनिमल्स का ऐड कर दिया जाए, ताकि जब इनका दूध कम होना शुरू हो जाए, जो दूसरा बैच है जानवरों का, वो साथ में उसका दूध शामिल हो जाए और आप ब्रेक इवन से नीचे नहीं आएंगे। ब्रेक इवन कहते हैं कि फार्म पे होने वाले अखराजात वो कितने हैं, उसी को ब्रेक इवन कहते हैं। अगर इस फार्म पे महीने का 20 लाख रुपया लगता है तो 20 लाख जो है मेरे फार्म का ब्रेक इवन है। और अगर 20 लाख के लिए मुझे 20 लीटर की एवरेज चाहिए तो मेरी ब्रेक इवन एवरेज जो है वो 20 लीटर है, जो मुझे कम से कम लेनी है। इसलिए ये मैंने बात पहले भी की थी कि आप डेयरी स्टार्ट करते हो तो पहले 3 साल
आपको जानवर डालने होंगे। अगर ये 20 जानवर डले हैं तो अभी 20 फिर डलेंगे, नेक्स्ट ईयर 20 फिर डलेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी मेरे पास ये बच्चियाँ जो खड़ी हैं ये इस वक्त तकरीबन 200 किलो पे खड़ी हैं। अभी इन्होंने ब्रीड होना है। मेरे पास फार्म पे 3 सेक्शन होने चाहिए, छोटे बच्चे भी मेरे पास होने चाहिए। वो बच्चियाँ जो ब्रीडिंग के काबिल है वो भी होनी चाहिए, वो बच्चियाँ जो काविंग करके आ रही वो भी होनी चाहिए। लेकिन इस तीनों सेक्शंस को भरने के लिए मुझे 3 साल का टाइम चाहिए। तब तक मुझे बाहर से जानवर डालने होंगे ताकि मेरा जो फार्म का दूध है वो बरकरार रह जाए। तो इस चीज़ पे ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा। हमारा काम था आपको बताना, ठीक है जी। क्योंकि अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि अक्सर औकात फार्मर्स जो है फार्म पे डॉक्टर्स की बात को नहीं मानते। हमारे यहाँ एक है ना जी, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने डॉक्टर्स भाइयों की आवाज़ बनूँ और मैं उनको बताऊँ कि आपको डिसीजन देखें ना जी, डिसीजन आज ले लें, कल को किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। आई होप सो कि आप इस पर वर्किंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।